जितना पैसा हमारा मूलधन है, मूलधन और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है। अगर इन्होंने भैया ने 4,60,000 रुपये लिया था, जो इनकी EMI जा रही है 11,000 रुपये की, 11,000 में 2 से 3,000 रुपये इनके सिर्फ मूलधन में जाएंगे, बाकी पैसा तो ब्याज में जा रहा है। तो मूलधन हमारा बहुत कम माइनस होता है। इस चीज़ की हमें और जानकारी हमको होनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि 11,000 रुपये हमारे कट रहे हैं, यानी कि हमारा 11,000 रुपये मूलधन में से जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसकी जानकारी भी हमें इस स्टेटमेंट में दिखाई जाती है कि आपका ब्याज कितना जा रहा है, आपका मूलधन कितना जा रहा है। तो जब हम लोन लेते हैं उस समय हमको उस समय ही पूछना है कि जो हमारी EMI कटेगी उस EMI में हमारा मूलधन कितना कटेगा और ब्याज कितना कटेगा। अगर उस समय आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप बैंक को मना भी कर सकते हैं, आप दूसरी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं कि हमें ये वाला लोन नहीं लेना है। और इंश्योरेंस में भी हमें यही करना है कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करने की बोल रहा है, RBI की गाइडलाइन बोलती है कि जिस व्यक्ति पे लोन लिया जा रहा है, जो व्यक्ति भरने वाला है, घर में कमाने वाला है, उस व्यक्ति का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। लेकिन बैंकें क्या करती हैं, इसको गुमराह कर देती हैं, गुमराह किस तरीके कर देती हैं, क्योंकि वो किसी और थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस करवाती हैं, या तो मेडिक्लेम कर देंगी, या प्रॉपर्टी ली है या वाहन लिया तो उसका इंश्योरेंस कर देंगी। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई दुर्घटना घट गई और व्यक्ति की डेथ हो गई तो पूरा कर्जा उनको माफ़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की जानकारी हमें शुरू में ही लेना है। जब हमारा लोन लेते समय अगर हम लेट हो गए तो फिर तो इंश्योरेंस हो चुका है, वो इंश्योरेंस का पैसा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी जानकारी होना जरूरी है। और वो जानकारी हमें अपने परिवार में भी देना है। ये मैं जेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि वो लोग जैसे जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो उसकी पूरी जानकारी अपने परिवार में लिख के दें। कल का केस मेरे पास आया, एक नरेंद्र परियानी जी हैं, उनके पिताजी ने बोला कि इंश्योरेंस किया है, लेकिन घर में कहीं भी पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली उनकी डेथ होने के बाद। तो पूरी जानकारी हमें पेपर लेके घर में भी रखना है, एक फाइल बना के कि ये हमारे पेपर है, अगर हमको कुछ हो जाता है तो आप ऐसे क्लेम ले सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे घर में भी बच्चों को भी होना चाहिए कि हमने क्या किया है, किस तरीके से लोन लिया है। और अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप हमसे भी फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। अभी हम सारी जानकारी लोगों पर ज़्यादा कर रहे हैं। अकाउंट 78,000 रुपये से माइनस कर दिया, तो इसमें किस्त कैसे क्या डालोगे, वो मकान की किस्त भी इसमें 78,000 से मैनेज करा है तो आप डायरेक्ट लोन अकाउंट और ये ऑनलाइन डालना। इसी का सर क्रेडिट कार्ड भी है, तो उसके 83,000 रुपये निकाले थे कौन सी मैंने बैंक? लोग एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक। आप बैंक में जाना है और उसमें सर क्रेडिट कार्ड में 83,000 निकाल के 1,60,000 रुपये भर चुका हूँ मैं लॉकडाउन में। 6 महीने भरा नहीं था, तो इसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं भरा, फिर भी अभी 1,20,000 रुपये अभी भी। आप एक लिखित में आवेदन दीजिए इसको बैंक कि भाई मैंने इस तरीके से लोन लिया था। और क्रेडिट कार्ड का आपने कैश निकाला था कि कोई परचेस की केस कैश निकाला? तो कैश का क्या है, 35% का इंटरेस्ट रेट लगता है। उसमें अगर आप ड्यू करके जाते हैं, किसी काम से नहीं करते तो पेनल्टी डबल होती है। तो कैश निकालना सबसे ज़्यादा घाटा है। हम लोग जैसे क्रेडिट कार्ड आप लोग समझते हैं, एक हमारी बैंक में होता है ATM कार्ड, ATM कार्ड के अलावा एक क्रेडिट कार्ड और होता है। क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा घातक होता है, जितना फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कोशिश ये करना चाहिए कि हमको उससे पैसा कैश नहीं निकालना है, सिर्फ ATM अपना जो बैंक का होता है उससे पैसा कैश निकालना है, क्योंकि वो पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वो बैंक का पैसा होता है, बैंक आपको पैसा देती है, लेकिन बैंक इतनी चतुरी होती है, मतलब इतनी समझदार होती है, आप लोगों को जानकारी नहीं होती। वो जैसे ही 1 महीने का पीरियड देती है, 1 महीने के बल्कि 45 दिन का पीरियड देती है कि 45 दिन तक उस पैसे को आप यूज करो, लेकिन 45 दिन के बाद आपको 46 दिन में वो पैसा भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो उस पर जस्ट वो 35%, यानी अगर 100 रुपये आपने लिए है उस पर 35 रुपये सालाना का ब्याज लगाती है, लेकिन वो ब्याज भी लगता है पर डे के हिसाब से। आपका जितने दिन प्लस माइनस होंगे उतना पैसे पेनल्टी उसमें लगती जाती है। तो कोशिश करें कि हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश नहीं निकालना है। सामान खरीदिए, सामान खरीदने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसमें EMI बन जाती है, तो आप उससे वो फ़ायदा ले सकते हैं। आप जैसे भैया का केस में आपको बैंक में एक आवेदन देना होगा, जिस तरीके से मैंने जो पैसा लिया था तो मेरी पेनल्टी को मुझे डिस्काउंट दिया जाए और आपका सेटलमेंट हो। तो सर वही कि मैं ना क्या एक्सीडेंट हो गया, ये पूरी ना तो आप ये पूरी फाइल लेके जाइए, ये तो देखेंगे तो दिखा दी मैंने सर, वो फाइल भी दिखा दी, वहाँ दिखाना नहीं, लिखित में आपको सीधा दो। एक मेल होता है कस्टमर केयर का मेल, हमेशा हर किसी के पेपर में एक मेल ID नीचे लिखा होता है। बैंक का लेटर भी आएगा तो उसमें नीचे मेल ID होगा, उस मेल पे हमको मेल करना है सारे डॉक्यूमेंट, आपको स्कैन करो और मेल कर दो। वो मेल के 7 दिन बाद अगर जवाब नहीं आता है तो हम जो बैंकिंग लोकपाल है नोडल ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट आ जाएगी। आप मेरा नंबर नोट कर लेना, मुझे सारी जानकारी भेज के किस तरीके से लेटर भेजना वो भी हम आपको बनवा देंगे, ठीक है। मैं ये सेटलमेंट का बोल दिया सर इनको, सेटलमेंट का टाइम चाहिए, तो नहीं बोले ये अभी 30 तारीख है, इसके पहले पहले करना पड़ेगा। वो तो मार्च का महीना ऐसा होता है कि हर बैंक का जैसे हमारा एक इनकम टैक्स का जो रहता है कि हमको टैक्स भरना होता है, वैसे ही बैंकों का एक रहता है कि उनका 31 मार्च के पहले सारा
खाता क्लियर करने की कोशिश करते हैं वो लोग। हमारी EMI ज़्यादा से ज़्यादा अगर ड्यू है तो वो कोशिश करते हैं कि आपसे पैसा वसूला जा सके, तो वो ये कोशिश करेंगे। अभी कल लेकिन ही फोन आया था सर, वो 1.5 लाख सेटलमेंट का बोला था कि 1.5 लाख तक बहुत हो जाए, उनको सर इतना तो नहीं दे नहीं, पाऊंगा अब उनको सेटलमेंट क्या करना है, जो हमारा मूल अमाउंट है, मूल अमाउंट में हम कितना भर चुके हैं, सिर्फ मूल अमाउंट से हमको 1 रुपया भी नहीं जाना देना। तो सर इसमें मुलामान से ऊपर ही भर दिया हमने। नहीं, तो उससे भर चुके बाद तो आप उसकी डिटेल लेके उसको बैंक को मेल कर दीजिए, इतना मैं ऑलरेडी पैसा भर चुका हूँ और मैं अब आपको पैसा आगे नहीं दे पाऊँगा, मेरी ऐसी कंडीशन है, मेरे पास बिजनेस भी नहीं है, मेरा जॉब चला गया, तो जॉब का भी आप बता सकते हैं और मेडिकल कंडीशन बता सकते हैं कि मेरा बॉडी अब काम करने लायक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, बेड रेस्ट पे हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें लिख के आप उन्हें मेल कीजिए, क्योंकि बैंक लिखा हुआ मानती है। जब आप लिखित में पेपर देंगे उसी पर रिप्लाई भी वो देंगे वगैरह और वही रिप्लाई आपको आगे भी काम करेगा। बोलते हैं कि नहीं भरा होगा तो इज्जत इसको खराब हम एक करेंगे। काम और कर सकते हैं, एक होता है उपभोक्ता फोरम, जिसको कंज्यूमर फोरम बोलते हैं। आप उसमें भी अपना सरकार की तरफ से सहायता दी गई है, कंज्यूमर यानी ग्राहक को, जो भी ग्राहक अगर हम सामान लेते हैं उसके साथ अगर कोई जाति की जाती है या कोई परेशानी होती है, जैसे बैंक के आप ग्राहक हैं, तो वो भी आप उस फोरम में जा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, हमने इतना पैसा भर चुके हैं, उसका प्रूफ आपके पास है, आप वो सारे प्रूफ लगाएं और आप उसमें फॉर्म पुट अप कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में वो केस लगाया जाता है और उसमें 90% ग्राहक को फायदा मिलता है, उपभोक्ता को फायदा उसमें मिलता है। आपका एक्सिस बैंक का था? एक्सिस बैंक से ही है सर, क्रेडिट कार्ड भी और वो आपको कहाँ से फ़ोन आया था इसका, एक्सिस बैंक का? आप जो नहीं क्रेडिट कार्ड है ना आपका, हाँ इसके लिए ये आप विजयनगर, तो विजयनगर पे धन थे तो विजयनगर भी सर 2-3 बार चला गया और वो किससे मिले थे वहाँ? असीम दास करके एक है, नहीं सर, वो जो मेन आदमी मैनेजर है ना, असीम नाम है उनका, असीम दास जो मेन मैनेजर है। आप एक काम वहाँ सर कीजिए, बात करने अंदर तो जाने नहीं देते, वो बाहर कोई से बाहर दिक्कत निकल नहीं, देते अभी हैं। अभी जो है आपके वकील साहब को भेज दिया ये पूरा डिटेल, इसका क्रेडिट कार्ड का भी डिटेल भेज देना। इसमें क्या करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको सेटलमेंट हाँ करके सेटलमेंट सर वो हाँ, तो कम से कम में हो जाए। इसके लिए बात करेंगे, जितना कम से कम में हो सकता है करवा देंगे। वहाँ के जो मेन अधिकारी है उससे बात करके कम से कम में जो होगा वो पहले वो अपन घर आके बोल रहे थे तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे यहाँ पे ना, ये ना वो ना। अब एक चीज़ बहुत अच्छी बात करी भैया ने, वो यहाँ जैसे उनके एजेंट ने बोला कि हम घर पे आके इज्जत खराब कर देंगे, तो आए ये सर, आए ना। जब भी आए सबसे पहले तो वीडियो बनाना शुरू करें, घर में किसी से भी बोल दें वीडियो बनाएं। दूसरी चीज़, अगर जैसे आप मेन आदमी है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके अलावा वो घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आप घर वाले मना कर सकते हैं कि हमें बात नहीं करनी है, जब वो आ जाए तभी बात करें, क्योंकि RBI की जो गाइडलाइन है उसमें साफ बोला गया है कि जो व्यक्ति कर्जदार है सिर्फ रिकवरी एजेंट उससे बात करेगा, उसी से ही बात करेगा पूरी, घर में आके ना किसी से गाली गलौज कर सकता है, ना किसी को धमकी दे सकता मेरे है। पापा को टॉर्चर कर रहा था, बोला वो बोला तो आपकी, बोला आपको भरना पड़ेगा, वो नहीं है। अब मेरी बात करा देना, अभी मतलब 8 दिन पहले की बात। बस आप मेरी बात करा देना, आपके देना भैया, मेरे जो बड़े भैया हैं आप उनसे बात करें, ठीक है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपको आधी रात को आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं, हमारा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, बंद नहीं होता है, ठीक है। हम जो जितना कोशिश करेंगे उतनी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एक लेटर तैयार करवाऊँगा मैं, तो आपको सारी जानकारी आपको उसमें आ जाएगी। मेरा नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर और सबसे पहला नंबर ये डला हुआ है, सेकेंड नंबर 94793, ये नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, नाम लिख के आपका, ये कोई व्हाट्सअप कर दो आपको। हाँ पूरी जानकारी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ सबके नाम लिख लेते हैं।